हेलो, टॉपिक इज कॉस्ट बुक कीपिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि बुक कीपिंग का मीनिंग क्या है। बुक कीपिंग मीन्स बुक मेंटेन करना। किस चीज की बुक्स मेंटेन कर रहे हैं? कॉस्ट से रिलेटेड। यानी कंपनी जिस भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, मान लो इस मार्कर की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, इस मार्कर को बनाने में जितने भी एक्सपेंस किए हैं, इस मार्कर को बनाने के लिए जितने खर्चे हुए हैं, उन सभी खर्चों को कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है? कॉस्ट बुक कीपिंग कहलाता है। अब देखो कैसे कॉस्ट से रिलेटेड अपन ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले वो देखो, मान लो इस मार्कर का ही मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो इस मार्कर को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, साथ में लेबर की रिक्वायरमेंट है और अदर एक्सपेंस की रिक्वायरमेंट है। तो इस मार्कर को बनाने के लिए जितने भी एक्सपेंस किए हैं, उन सभी एक्सपेंस को सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? इस मार्कर को बनाने के लिए जितना इसके ऊपर खर्चा हुआ है, सबसे पहले उस खर्चों को आइडेंटिफाई करेंगे। यानी सबसे पहले अपन कॉस्ट से रिलेटेड जो डाटा है, उन सभी डेटा को कलेक्ट करेंगे। जब कॉस्ट से रिलेटेड डेटा कलेक्ट हो गए, यानी मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंस, जब ये कलेक्ट हो गए तो इनको क्या करेंगे? कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट में कॉस्ट से रिलेटेड डाटा को रिकॉर्ड करने के बाद उस डेटा का क्या करेंगे? कॉस्ट डेटा का एनालिसिस करेंगे। अब एनालिसिस करके पता क्या करना है? अब एनालिसिस करके ये पता लगाना है क्या इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितना खर्चा इस प्रोडक्ट पर किया गया है, क्या वो सही है? यानी कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं आ रही, या जो प्रोडक्ट कंपनी बना रही है क्या उस प्रोडक्ट की मार्केट में सेल है या नहीं। यानी ये देखना है कि इस प्रोडक्ट पर जो खर्चा है वो सही है या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे? कॉस्ट से रिलेटेड जितने भी डेटा हैं, उन सभी डेटा का क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करके उसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इतने रुपए का मटेरियल लगा है, इतने रुपए की लेबर कॉस्ट लगी है और इतने रुपए के अदर एक्सपेंस लगे हैं। ये रिपोर्ट तैयार करके किसको सेंड करते हैं? कंपनी की मैनेजमेंट को। मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, यानी कंपनी की मैनेजमेंट को इस प्रोडक्ट को बनाने की जो रिपोर्ट तैयार की थी, उस रिपोर्ट को कहाँ भेजेंगे? मैनेजमेंट के पास। अब मैनेजमेंट डिसीजन लेगी, मैनेजमेंट डिसीजन लेगी कि क्या इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग को कंटिन्यू रखा जाए या फिर इस प्रोडक्ट की जगह क्यों किसी नए प्रोडक्ट को लेकर आए, या फिर इस प्रोडक्ट की कॉस्ट में कितनी कमी कर सकते हैं। क्वालिटी सेम रही लेकिन कॉस्ट को कितना और कम कर सकते हैं। यानी इस प्रोडक्ट को बनाने या ना बनाने का डिसीजन कौन लेगी? मैनेजमेंट लेगी। इसलिए ये रिपोर्ट तैयार करके किसको भेजते हैं? मैनेजमेंट को। मैंने क्या बताया अभी तक? कॉस्ट बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब है कि बुक मेंटेन करना। किससे रिलेटेड? कॉस्ट से रिलेटेड। किसकी कॉस्ट? कंपनी जिस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, मान लो इस मार्कर की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो इस मार्कर को बनाने में जितनी कॉस्ट लगी है, उस कॉस्ट को क्या करेंगे? कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। अब रिकॉर्ड करके करना क्या है? सबसे पहले हम इस प्रोडक्ट को बनाने पर जो कॉस्ट लगी है उसको कलेक्ट करेंगे। उस कॉस्ट का हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट में। रिकॉर्ड करने के बाद उस कॉस्ट का एनालाइज करेंगे, क्या कॉस्ट ज़्यादा है या फिर कॉस्ट सही है। मतलब क्या इस प्रोडक्ट को बनाने में ज़्यादा खर्चे तो नहीं कर रहे। फिर क्या करेंगे? जो इस प्रोडक्ट को बनाने पर जितने खर्चे हुए हैं, उन खर्चों की रिपोर्ट तैयार करेंगे और रिपोर्ट तैयार करके किसको सेंड करेंगे? कंपनी की मैनेजमेंट को। अब मैनेजमेंट फाइनल डिसीजन लेगी कि क्या चेंज करना है, कितना चेंज करना है और कब चेंज करना है। तो ये है अपना कॉस्ट बुक कीपिंग। अब देखो, बुक कीपिंग दो तरीके का हो सकता है, एक है फाइनेंशियल बुक कीपिंग और एक है कॉस्ट बुक कीपिंग। अब इनका मतलब क्या है? देखो, जब हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़ा था? फाइनेंशियल बुक कीपिंग। वैसे ही कॉस्ट बुक कीपिंग है। पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं। देखो, बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन है, उन सभी ट्रांजेक्शन को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ करेंगे? कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। वैसे ही बिजनेस की
को किसी प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड जो कॉस्ट आती है, उस कॉस्ट को कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है? कॉस्ट बुक कीपिंग कहलाता है। अब देखो, फाइनेंशियल बुक कीपिंग। फाइनेंशियल बुक कीपिंग का मतलब क्या है कि कंपनी के अंदर बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है, उन ट्रांजेक्शन को सबसे पहले क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। क्या ये ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटेड है और साथ में क्या मॉनेटरी नेचर की है? क्योंकि कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट में सिर्फ मॉनेटरी नेचर की ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं। नॉन मॉनेटरी नेचर की ट्रांजेक्शन, जैसे कि कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, क्या उसको कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे? नहीं। तो जब भी कंपनी अपनी फाइनल अकाउंट तैयार करती है, अपनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेगी, तो उस ट्रांजेक्शन के अंदर दो फीचर जरूरी हैं। पहला, वो बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। दूसरा, वो मॉनेटरी इन नेचर होनी चाहिए। जब हम ये दोनों चीज आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे? उन बिजनेस की ट्रांजेक्शन को कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड कहाँ होता है? या तो जर्नल में या फिर सब्सिडरी बुक्स में। रिकॉर्ड करने के बाद क्या करते हैं? क्लासीफाई। क्लासीफाई कहाँ करते हैं? लेजर के अंदर। और क्लासीफाई करने के बाद में बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की समरी तैयार करते हैं, और समरी तैयार होती है ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो कंपनी की बिजनेस से, कंपनी के अंदर यानी एक बिजनेस की जितनी भी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन है, उन सभी ट्रांजेक्शन का सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्डिंग करना, क्लासीफाइंग करना और समरी तैयार करना, ये सब किसके अंदर आता है? फाइनेंशियल बुक कीपिंग के अंदर। देखो एग्जांपल है, जैसे मटेरियल परचेज किया, कौन से नेचर की ट्रांजेक्शन है? फाइनेंशियल नेचर की। मटेरियल से सेल किया गया, इंटरेस्ट पे किया गया, सैलरी पे किया, कमीशन, ये सब कुछ, ये क्या है? ये कंपनी की फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन है। अब दूसरी है कॉस्ट बुक कीपिंग का मतलब है क्या? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, यानी मान लो मार्कर बनाने हैं, तो इस मार्कर को बनाने के लिए जितने खर्चे लगे हैं, जितनी इस मार्कर की कॉस्ट है, उस कॉस्ट को कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है? कॉस्ट बुक कीपिंग कहलाता है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि बिजनेस की कॉस्ट ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी रिकॉर्डिंग करेंगे, रिकॉर्डिंग करने के बाद क्लासीफाइंग करेंगे और उसके बाद समरी तैयार करेंगे। ये सेम प्रोसेस है जैसे फाइनेंशियल बुक कीपिंग के अंदर है, वैसे ही कॉस्ट बुक कीपिंग के अंदर भी है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है कॉस्ट बुक कीपिंग की, वो क्या है? वो इंपॉर्टेंट बात है कि कॉस्ट बुक कीपिंग में सिर्फ प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग पर जितना खर्चा हुआ है, सिर्फ प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग पर जितना खर्चा हुआ है, सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करेंगे। अब आप बोलोगे कि अदर कौन से एक्सपेंस रह गए जो इस प्रोडक्ट को बनाने पर नहीं किए गए, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, क्या वो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन नहीं है? हैं। उनको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? फाइनेंशियल बुक कीपिंग में। लेकिन जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन है, अब लोन लिया था, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया गया, कॉस्ट से उसका क्या रिलेशन है? इस प्रोडक्ट को बनाने से उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा? कोई इफेक्ट नहीं होगा। डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन क्रिएट किया गया है, क्या वो किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन से रिलेटेड है? नहीं। तो कॉस्ट बुक कीपिंग में सिर्फ प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के ऊपर जितना भी खर्चा हुआ है, सिर्फ उन खर्चों को ही कंसीडर करेंगे। मान लो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, लेबर की रिक्वायरमेंट है, अदर एक्सपेंस की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ उन्हीं एक्सपेंस को, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, सिर्फ मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस, इन तीनों को किस में रिकॉर्ड करते हैं? कॉस्ट बुक कीपिंग के अंदर। जैसे एग्जांपल है, मटेरियल इशू किया है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में। एक कंपनी के अंदर स्टोर डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल इशू किया गया, क्या उसको फाइनेंशियल बुक कीपिंग में उसका कोई इफेक्ट होगा? नहीं। वो क्या हो रहा है? बिजनेस के अंदर ही एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में हम रॉ मटेरियल का क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। ये कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, कॉस्ट अकाउंटिंग के पर्पज से ये ट्रांजेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है कि कितना रॉ मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को गया है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कितना रॉ मटेरियल यूज करके क्या है? फिनिश गुड्स बनाया है। लेकिन फाइनेंशियल बुक कीपिंग में इसका कोई लेन देन, कोई रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल का ट्रांसफर करने से कोई मनी के अंदर कोई आइटम कन्वर्ट नहीं हुआ।
अब मान लो स्टोर डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास रॉ मटेरियल गया, क्या कोई मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हुई? नहीं, तो यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसको कहाँ रिकॉर्ड होगी? वो कॉस्ट बुक कीपिंग के अंदर रिकॉर्ड होगी। तो अपना टॉपिक क्या है? कॉस्ट बुक कीपिंग, यानी सिर्फ कॉस्ट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को क्या करना है? बुक में मेंटेन करना है। यानी इस मार्कर को बनाने के लिए जितना खर्चा किया गया है उस खर्चे को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है? कॉस्ट बुक कीपिंग कहलाता है। अब देखो नेक्स्ट, अब देखो बिजनेस से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन हैं उन ट्रांजेक्शन को कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। अब देखो कैसे रिकॉर्ड करेंगे। देखो बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है उन ट्रांजेक्शन की क्या करेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड या तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग करेंगे या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे। मतलब क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बिजनेस से रिलेटेड सिर्फ फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। अब फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है? कि ऐसी ट्रांजेक्शन जिनकी वजह से या तो बिजनेस में पैसा आ रहा है या फिर बिजनेस से पैसा जा रहा है, यानी वो ट्रांजेक्शन मॉनेटरी इन नेचर होना कंपलसरी है। जैसे कि मान लो सैलरी पे की गई, परचेज किया गया रॉ मटेरियल को, सेल किया गया फिनिश गुड्स को, कमीशन रिसीव किया गया, इंटरेस्ट पे किया गया, ये सारी ट्रांजेक्शन क्या है? ये सभी ट्रांजेक्शन मॉनेटरी इन नेचर की है। यानी इन ट्रांजेक्शन में पैसे का लेन देन हो रहा है, या तो पैसा बिजनेस में आ रहा है या फिर पैसा बिजनेस से जा रहा है। तो वो सभी ट्रांजेक्शन जो फाइनेंशियल इन नेचर की हैं उनको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें सिर्फ इंटरनल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। अब एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है? देखो सैलरी पे की है, सैलरी पे किसको की है? एम्प्लॉय को की है। मटेरियल बाहर से रॉ मटेरियल परचेज किया गया। अब इंटरेस्ट पे किया गया, लोन ले रखा था बैंक से, बैंक के लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे किया गया। ये सब क्या है? ये सब एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन है। यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कभी भी इंटरनल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते, इंटरनल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते और साथ में उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते जो नॉन फाइनेंशियल नेचर की है। जैसे कि मान लो स्टोर डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल ट्रांसफर किया, क्या ये फाइनेंशियल इन नेचर है? नहीं। क्या किया गया है? एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल ट्रांसफर किया है। तो ये क्या है? ये इंटरनल ट्रांजेक्शन है। इस इंटरनल ट्रांजेक्शन को फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कभी रिकॉर्ड नहीं करते। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं जो बिजनेस से रिलेटेड है। अब बारी आती है हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग की। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या है? बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, सर्विस को जनरेट करने के लिए जितने खर्चे किए गए हैं उनको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कॉस्ट अकाउंटिंग में। देखो क्या लिखा हुआ है, किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने के लिए या फिर सर्विस को जनरेट करने के लिए जितने भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे किए गए हैं वो सभी खर्चे कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। अब इंटरनल ट्रांजेक्शन का मतलब क्या था? जैसे कि मटेरियल इश्यू किया गया, स्टोर डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल इश्यू किया गया, इंटरनल ट्रांजेक्शन है। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन है, रॉ मटेरियल को बाहर से परचेज किया गया, ये एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन दोनों को रिकॉर्ड करते हैं, बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा पॉइंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में नॉन फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड करते हैं। अब स्टोर डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल ट्रांसफर किया गया, क्या ये फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन है? नहीं, ये नॉन फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन है और इसको कॉस्ट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। अब देखो, अब रिकॉर्ड करने के लिए यानी बुक प्रिपेयर करने के अपने पास दो सिस्टम हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर बुक्स को मेंटेन करने के, बुक्स को प्रिपेयर करने के दो सिस्टम हैं। या तो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन को अलग रिकॉर्ड करो और कॉस्ट नेचर की जो ट्रांजेक्शन उनको अलग रिकॉर्ड करो। यानी इस प्रोडक्ट को बनाने के ऊपर जितना खर्चा हुआ था
मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस, इसकी अलग रिकॉर्डिंग करो जिसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। और अदर एक्सपेंस जितने भी रह गए उन सभी जो फाइनेंशियल नेचर के हैं उनकी अलग अकाउंटिंग करो। वो कहाँ आएंगे? वो आएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। या तो कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को एक जगह प्रिपेयर कर लो, या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग को अलग प्रिपेयर करो और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को अलग प्रिपेयर करो। ऐसे दो सिस्टम अपने पास देखो, टू सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड करने के हमारे पास दो सिस्टम है। पहला है इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग। इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग का मतलब है कि कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों को एक जगह प्रिपेयर कर रहे हैं। हम बिजनेस सोच रहा है क्यों फालतू की टेंशन ले, एक जगह ही कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को एक जगह प्रिपेयर कर लो। सेकंड ऑप्शन है नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग। बिजनेस क्या बोल रहा है? कॉस्ट अकाउंटिंग अलग करेंगे और फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग करेंगे। देखो इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग, इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेंटेन करेंगे टुगेदर एक साथ, यानी फाइनेंस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन और कॉस्ट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन दोनों को एक जगह ही रिकॉर्ड करेंगे। वो तो होता है इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग। और नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग में हम क्या करेंगे? हम सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे, जिसमें कॉस्ट अकाउंटिंग अलग जगह करेंगे और फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग करेंगे। अब देखो, इस कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो नॉन इंटीग्रेटेड नेचर की अकाउंटिंग है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरलॉकिंग अकाउंटिंग। अब इंटरलॉकिंग का मतलब क्या है? देखो, अगर कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक जगह प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी हम फर्क नहीं कर रहे कि कॉस्ट अकाउंटिंग अलग करनी और फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग नहीं, बल्कि दोनों एक ही घर में रहेंगे। अगर दोनों की अकाउंटिंग एक जगह कर रहे हैं तो प्रॉफिट भी तो एक ही निकलेगा, लॉस निकले या प्रॉफिट दोनों इस एक ही आएगा। लेकिन अगर कॉस्ट अकाउंटिंग तो अलग कर रहे हैं और फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग कर रहे हैं तो क्या दोनों का प्रॉफिट अलग नहीं आएगा? आप बोलोगे कैसे आएगा? देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ इस प्रोडक्ट को बनाने पर जितनी कॉस्ट लगी है, जितने एक्सपेंस लगे हैं, सिर्फ उसकी रिकॉर्डिंग होगी कॉस्ट अकाउंटिंग में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बिजनेस से रिलेटेड हर फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। वो ट्रांजेक्शन एक तो बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए और दूसरी मॉनेटरी इन नेचर होनी चाहिए। तो एक जगह तो सिर्फ इस प्रोडक्ट को बनाने के एक्सपेंस दिखाए गए हैं और दूसरी जगह उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी इनकम और एक्सपेंस हैं, जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन जो फाइनेंशियल इन नेचर है उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस नहीं आएगा? आएगा, 100% आएगा। तो उस डिफरेंस को क्या करना पड़ेगा? पता लगाना पड़ेगा कि किन किन ट्रांजेक्शन की वजह से इन दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस आया है। कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जो प्रॉफिट निकला है, इन दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस किन ट्रांजेक्शन की वजह से आया है, इन ट्रांजेक्शन का क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, यानी रिकंसाइल करना पड़ेगा, यानी समाधान निकालना पड़ेगा कि इन प्रॉफिट में डिफरेंस किस वजह से है। इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को क्या बोलते हैं? इंटरलॉकिंग अकाउंट्स बोलते हैं। यानी इन दोनों अकाउंट्स को क्या करेंगे? इंटरलॉक करके देखेंगे। ये देखेंगे कि कहाँ किस ट्रांजेक्शन की वजह से दोनों के प्रॉफिट में क्या हुआ है? डिफरेंस हुआ है। इसलिए ये वर्ड पूछा जा सकता है कि इंटरलॉकिंग अकाउंट्स का मतलब क्या है। जब नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग कर रहे हैं, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग अलग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग कर रहे हैं, तो दोनों के रिजल्ट में, दोनों के प्रॉफिट में जो डिफरेंस आ रहा है, उस डिफरेंस का पता लगाना कि किस ट्रांजेक्शन की वजह से डिफरेंस आया है। इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं? इसलिए क्या बोलते हैं इनको? कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को बोलते हैं इंटरलॉकिंग अकाउंट्स। अब डिफरेंस तो है, ये तो 100% श्योर है कि कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो रिजल्ट निकलेगा, जो प्रॉफिट या लॉस होगा, उसमें डिफरेंस होगा। इसलिए इस डिफरेंस को क्या करना पड़ेगा? अपने को रिकंसाइल करना पड़ेगा, समाधान करना पड़ेगा, यानी रिकंसिलेशन स्टेटमेंट तैयार करना पड़ेगा। वो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट अपना नेक्स्ट टॉपिक है। आज अपने को क्या पढ़ना है? आज पढ़ना है अपने को कॉस्ट बुक कीपिंग का। तो इतना समझ आया कि बिजनेस ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड कहाँ करेंगे? फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन को फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं और कॉस्ट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन का कहाँ करते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे। जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये वाली है कि सिर्फ एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन को ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल दोनों ही ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा पॉइंट, रिकॉर्ड कीपिंग।
रिकॉर्ड कीपिंग करने के हमारे पास दो सिस्टम है। पहला हमारे पास है इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग, दूसरा है नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग। इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को एक जगह प्रिपेयर कर रहे हैं, दोनों को, यानी दोनों का क्या है, अलग अलग अकाउंट मेंटेन नहीं करने, एक जगह। लेकिन नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग अलग करेंगे और फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग करेंगे। अब दोनों में डिफरेंस आना तो जायज़ है, आएगा डिफरेंस तो 100% श्योर है। इसलिए क्या बोलते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को इंटरलॉकिंग अकाउंट्स बोलते हैं। अब देखो आगे, अब देखो रिकॉर्ड कीपिंग के दो सिस्टम हैं, एक तो इंटीग्रेटेड और दूसरा नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग। तो पहले हम नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग को देखते हैं। नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग का मतलब क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग करेंगे और फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग करेंगे। अब देखो, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया, पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग को हम काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखो, बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन है, उन सभी ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किस बेस पर करते हैं, तीन अकाउंट के बेस पर, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। यानी बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है तो वो ट्रांजैक्शन या तो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड होगी, या फिर रियल अकाउंट से रिलेटेड, या फिर नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड। कैसे, जैसे मान लो मटेरियल परचेज किया गया, परचेज अकाउंट क्या है, परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। परचेज हमने मान लो क्रेडिट में किया गया है, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। मैंने किसी का नाम नहीं लिखा यहाँ पर, मैंने डायरेक्ट लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट। तो सप्लायर क्या है, सप्लायर है पर्सनल अकाउंट। यानी डेटर्स और क्रेडिटर्स ये कौन से अकाउंट आते हैं, पर्सनल अकाउंट। यानी बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन हैं, उन ट्रांजैक्शन को तीन पार्ट के बेस पर बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। वो तीन बेस कौन से हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कौन से हैं, जैसे डेटर्स का अकाउंट है, क्रेडिटर्स हैं, बैंक में अकाउंट ओपन कर रखा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, एडवांस हैं, ये सारे क्या हैं, एडवांस रेंट पे कर दिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी, अक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, ये सब क्या है, ये सब पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। अब रियल अकाउंट में क्या आते हैं, जितनी भी बिजनेस की एसेट्स और लाइबिलिटी हैं छोड़ करके बैंक को। बैंक किस में आता है, बैंक एसेट्स है बिजनेस की, लेकिन बैंक क्या है, बैंक एक पर्सनल अकाउंट है। तो बिजनेस की जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटी हैं वो सारी रियल नेचर की हैं, रियल अकाउंट के अंदर आती हैं। और बिजनेस के नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, फिर नॉमिनल अकाउंट के अंदर बिजनेस के जितने भी एक्सपेंस हैं और जितनी भी इनकम है वो किस नेचर की मानते हैं, वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आती है। यानी बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन को जब बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं तो वो रिकॉर्डिंग हम कितने अकाउंट्स को बेस मानकर करते हैं, तीन, या तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट में जाएंगे। जैसे एग्जांपल लिया हमने, मटेरियल परचेज किया था 60,000 का, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, सप्लायर अकाउंट, अगर क्रेडिट के अंदर गुड्स परचेज किया गया है। तो परचेज अकाउंट क्या है, परचेज अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। सप्लायर को क्रेडिट किया गया है, सप्लायर क्या है, सप्लायर पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, जिसको दिया गया उसको क्रेडिट करेंगे। तो ये क्या है, ये अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। बिजनेस रिलेटेड फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग हम ऐसे करेंगे। अब ये हम पढ़ चुके हैं, आप बोलोगे इसका रीज़न क्या है बताने का, वो देखो कारण क्या है, मैंने इनको एक्सप्लेन क्यों किया है। अब देखो बात आती है कॉस्ट अकाउंटिंग की। ये बॉक्स आपको बाद में बताना है, बाद में देखना है, पहले यहाँ फोकस करो। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर करते क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रोडक्ट बन रहा है या भी जो भी सर्विस जनरेट कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने पर जितना खर्चा किया गया है, उस प्रोडक्ट की बनाने में जो कॉस्ट लगी है उसको रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में करते हैं। अब कॉस्ट अकाउंटिंग बोला, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आप पर्सनल अकाउंट को फॉलो कर रहे हो। पर्सनल अकाउंट में कौन से अकाउंट आते हैं, डेटर्स के, क्रेडिटर्स के, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, प्रीपेड इनकम है, ये सब क्या है, पर्सनल अकाउंट है। ये बोला मैं पर्सनल अकाउंट को फॉलो नहीं करूँगा, क्यों, कॉस्ट है, इस प्रोडक्ट को बनाने के ऊपर जो खर्चा किया गया है सिर्फ उसके ऊपर फोकस है, इसका कॉस्ट।
किसको कितना रुपया लेना है, किससे कितना रुपया देना है, इससे कॉस्ट अकाउंटिंग को कोई मतलब नहीं है। कितने डेटर्स हैं, कितने क्रेडिटर्स हैं, बैंक से कितनी अमाउंट हमारे खाते में है, कितनी लेनी है, कोई लेना देना नहीं है कॉस्ट अकाउंटिंग को। इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग ने बोला फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैं आपके पर्सनल अकाउंट को फॉलो नहीं करूँगा, ठीक है। सेकंड आता है रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट के अंदर क्या आता है, रियल अकाउंट में सारी की सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटी आती हैं। अब कॉस्ट अकाउंटिंग ने बोला मेरे को आपकी एसेट्स और लाइबिलिटी से क्या मतलब है, मेरे को तो सिर्फ प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, मेरे को तो रॉ मटेरियल चाहिए इसको बनाने के लिए, लेबर चाहिए और एक्सपेंस की रिक्वायरमेंट है, मेरे को और क्या रिक्वायरमेंट है। उसने बोला सिर्फ मैं स्टॉक को इंक्लूड करूँगा। क्यों स्टॉक को इंक्लूड करना इसकी मजबूरी हुई, क्यों, रॉ मटेरियल किस में आता है, स्टॉक में आता है। WIP फिनिश गुड्स ये सब क्या है, स्टॉक के पार्ट हैं। तो रियल अकाउंट के अंदर सभी एसेट्स और लाइबिलिटी आती हैं। तो एसेट्स में से सिंगल एसेट्स यानी सिर्फ स्टॉक को कंसीडर किया गया। कॉस्ट अकाउंटिंग ने बोला मैं सिर्फ रियल अकाउंट, आपके पास हज़ारों लाखों करोड़ों की एसेट्स और लाइबिलिटी है, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है, मेरे को सिर्फ अपने मटेरियल से, सिर्फ अपने इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मटेरियल की रिक्वायरमेंट तो होगी, तो सिर्फ उस मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी मेरे को, मैं सारी एसेट्स और लाइबिलिटी में से सिर्फ स्टॉक को कंसिडर करूँगा। तो पर्सनल अकाउंट को बिल्कुल नकार दिया क्योंकि मेरे को कोई लेना देना नहीं है पर्सनल अकाउंट से। कौन बोलता है, कॉस्ट अकाउंटिंग। रियल अकाउंट्स में जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटी आती हैं उसमें से सिर्फ स्टॉक को कंसिडर किया। बारी आती है नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट के अंदर लिखते क्या है, नॉमिनल अकाउंट में बिजनेस की सभी एक्सपेंस और इनकम लिखते हैं। तो क्या इस प्रोडक्ट को बनाने में एक्सपेंस नहीं किए गए, एक्सपेंस हुए हैं, लेबर की कॉस्ट है, मटेरियल लगा है, अदर जो एक्सपेंस लगे हैं वो सारे क्या है, वो सभी एक्सपेंस हैं। इस मार्कर को सेल करने से जो इनकम आ गई वो कहाँ कंसिडर करेंगे, क्योंकि सभी इनकम और एक्सपेंस कहाँ आते हैं, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। उनका नेचर क्या है, नॉमिनल नेचर है उनका। तो नॉमिनल अकाउंट को कंसिडर करेगा क्योंकि इसमें सभी इनकम और एक्सपेंस को कंसिडर करते हैं। तो अब आप बोलोगे कि ये डबल अकाउंटिंग सिस्टम, आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जब बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो तो डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर क्या है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो। जैसे डबल एंट्री यानी एक ट्रांजेक्शन से कम 2 अकाउंट इफेक्ट हुए हैं, जैसे ये हुए। अब ये तो फॉलो नहीं कर रहा, इसने पर्सनल अकाउंट को नकार दिया। रियल अकाउंट में सिर्फ एक आइटम स्टॉक को कंसिडर किया, बाकी नहीं किया। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन पुट जरूर होना चाहिए कि कॉस्ट अकाउंटिंग तो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो ही नहीं कर रहा। कैसे फॉलो नहीं कर रहा, देखो मान लो ये सेम एग्जांपल है, मटेरियल परचेज किया 60,000 का, मैंने एंट्री बनाई थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब प्रिपेयर किया गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट, या फिर नाम दे रखा है सप्लायर को तो मान लो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, ठीक है। लेकिन यहाँ एंट्री कैसे करेंगे, इसने परचेज की जगह मटेरियल वर्ड यूज किया है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग में मान लो मटेरियल परचेज किया गया है, गुड्स परचेज किया, रॉ मटेरियल परचेज किया, उस टाइम पर मटेरियल अकाउंट को डेबिट करेंगे। मटेरियल अकाउंट डेबिट टू, अब किससे परचेज किया उसको लिखो। अब हम लिखेंगे सप्लायर अकाउंट, हम लिखेंगे मोहन अकाउंट, लेकिन मोहन तो पर्सनल अकाउंट है ना, पर्सनल अकाउंट को तो कॉस्ट अकाउंटिंग कंसीडर ही नहीं कर रहा। अब क्या करेंगे, अब डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि कॉस्ट अकाउंटिंग अगर इस तरीके से अकाउंटिंग करेगा कि पर्सनल अकाउंट को कंसीडर नहीं कर रहा, रियल अकाउंट में सिर्फ एक ट्रांजेक्शन, सिर्फ एक आइटम को कंसीडर कर रहा है, तो ये डबल अकाउंटिंग सिस्टम को, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो कैसे करेगा। तो ये डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है, तो फॉलो तो करवाना पड़ेगा क्योंकि अकाउंटिंग का तो करनी है। तो हमने किसको क्रेडिट किया है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ध्यान से देखना, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट या फिर कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट। मैं आगे वर्ड यूज करूंगी CLC, आप समझ जाना क्या वर्ड है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट या फिर GLC, जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट। दोनों में से कोई भी एक लिखना, अब ध्यान रखना, लेकिन स्टार्टिंग से एंडिंग तक जो भी क्वेश्चन सोल्व करो एक ही रखना है, या तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट या फिर जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो मैं आपको क्या बता रही थी कि इसने मटेरियल अकाउंट को डेबिट कर दिया बट सप्लायर को यानी पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया, तो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं हुआ।
इसलिए डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करवाने के लिए, डबल एंट्री सिस्टम के कंसेप्ट को कंप्लीट करने के लिए हमने एक अकाउंट यूज किया है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। जहां भी पर्सनल अकाउंट की बात आएगी और जहां भी रियल अकाउंट की बात आएगी, छोड़ करके स्टॉक को, उस वहां पर हर वो एंट्री के अंदर क्या रिकॉर्ड करेंगे, क्या शो करेंगे, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। जैसे इस एंट्री में मटेरियल को परचेज किया था, मटेरियल अकाउंट डेबिट टू क्या आना था, जिस पर्सन से, जिस इंस्टीट्यूशन से रॉ मटेरियल परचेज किया उसको क्रेडिट करना था, बट ये पर्सनल अकाउंट को कंसीडर नहीं कर रहा। इसलिए जहां पर भी पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट की बात आएगी, छोड़ करके स्टॉक को, यानी पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट पर जहां पर भी डेबिट और क्रेडिट करना हुआ, वहां पर हम किस अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करेंगे, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट को, या फिर जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट या क्रेडिट। यानी जहाँ यहाँ पर तो क्या है, मटेरियल परचेज किया था ना, तो इसलिए क्रेडिट करने की रिक्वायरमेंट थी पर्सनल अकाउंट को, तो पर्सनल अकाउंट की जगह क्या लिखा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करके क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट को फॉलो नहीं कर रहा। अब फॉलो तो करना पड़ेगा, ये नॉमिनल अकाउंट की हर ट्रांजेक्शन को फॉलो करेगा, लेकिन यहाँ नहीं करेगा। तो इसकी जगह जहाँ पर किसी भी पर्सन का नाम आएगा या फिर किसी भी एसेट्स और लाइबिलिटी को डेबिट और क्रेडिट करना हुआ, वहाँ पर हम इस अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करेंगे। अब देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम किन किन अकाउंट को ओपन करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। बात हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग में किन किन अकाउंट को ओपन करेंगे, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम 4 लेजर ओपन करते हैं, स्टॉक लेजर, WIP लेजर, फिनिश गुड्स लेजर और कॉस्ट लेजर। क्या कर रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम 4 लेजर बनाते हैं। पहला लेजर किसका बनेगा, स्टॉक लेजर, WIP लेजर, फिनिश गुड्स और लास्ट में कॉस्ट लेजर। अब आपको क्या करना है, अब मैं जो आगे परफॉर्मा बनाऊंगी वो इसी बॉक्स का, इसी परफॉर्मा को, इसी लेजर को हम 2 पार्ट में कैटेगराइज करेंगे। पहला होगा कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट और दूसरे होंगे अदर अकाउंट्स। क्या होंगे, इसी पूरे बॉक्स को, यानी स्टॉक लेजर को, WIP को और फिनिश गुड्स लेजर को और कॉस्ट लेजर को कितने पार्ट में कैटेगराइज करना है, 2 पार्ट में। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट और यहाँ लिखेंगे अदर कंट्रोल अकाउंट। ध्यान रखना है आपको, जब, क्योंकि यहाँ पर स्पेस की कमी है, इसी बॉक्स को, इसी लेजर अकाउंट को हम 2 पार्ट में कैटेगराइज करेंगे। पहले में लिखेंगे कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट और दूसरे में लिखेंगे अदर कंट्रोल अकाउंट। अब देखो आगे, अब देखो अपना पॉइंट, कॉस्ट अकाउंटिंग के हमने 4 लेजर तैयार किए थे। पहला था स्टॉक लेजर, दूसरा WIP लेजर, तीसरा फिनिश लेजर, फिनिश गुड्स और लास्ट था कॉस्ट लेजर। अब उन चारों लेजर को हमने 2 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया। पहला है कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट और दूसरा है अदर कंट्रोल अकाउंट। अब कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट आएंगे वो देखो, स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट और हमारे पास कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये वही अकाउंट है जो हम किसके लिए ओपन कर रहे हैं, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट की जगह पर जो अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो कौन सा है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट या फिर जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब आप बोलोगे कि ये सेम स्टॉक लेजर, WIP लेजर और फिनिश गुड्स लेजर और लास्ट में कॉस्ट लेजर, आपने लेजर भी अलग से बता दिए और अब अकाउंट भी ओपन कर रहे हैं, मतलब स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट भी ओपन कर रहे हैं। साथ में आप डायग्राम में पीछे देखो, मैंने लिखवाया स्टॉक लेजर। अब मैंने स्टॉक लेजर भी ओपन करवा दिया और स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट भी ओपन करवा दिया। अब अकाउंट और लेजर में फ़र्क क्या है, यानी डबल डबल क्यों कर रहे हैं। पहले हम लेजर मेंटेन किए थे थोड़ी देर पहले, अब उनको हम क्या कर दिया, अकाउंट में कैटेगराइज कर दिया। ऐसा क्यों, जो लेजर बनते हैं वो डिटेल में बनते हैं, यानी कितनी क्वांटिटी हमने परचेज की, कितनी इश्यू की और कितना एट प्रेजेंट है, वो क्या दिखाएगा, वो क्वांटिटी और अमाउंट डिटेल में दिखाएगा। कौन, लेजर। जैसे स्टॉक लेजर मान लो, स्टॉक लेजर के अंदर और स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट में दोनों में फ़र्क है। स्टॉक लेजर क्या शो करेगा,
स्टॉक लेजर पूरी जितनी भी रॉ मटेरियल परचेज किया गया, कितने टाइप का मटेरियल ए, मटेरियल बी, मटेरियल सी, जितना भी मटेरियल परचेज किया गया उस मटेरियल को अलग अलग दिखाएंगे क्वांटिटी और अमाउंट के साथ में। बट सेकंड हमारे पास है स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट। इसमें सिर्फ ये दिखाया जाएगा कि कितना रॉ मटेरियल परचेज किया गया, कितना इशू किया गया, मतलब लमसम अमाउंट दिखाएंगे इसमें। देखो कैसे, इतना समझ आ गया कि हम स्टॉक लेजर ओपन कर रहे हैं और स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट भी ओपन कर रहे हैं। सेकंड, हम WIP वर्क इन प्रोग्रेस लेजर भी ओपन कर रहे हैं और साथ में WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट भी ओपन कर रहे हैं। तो इनमें फ़र्क क्या है वो देखो। सबसे पहले पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर हमने 4 लेजर बनाए थे वहाँ पर हमें 4 अकाउंट भी ओपन करने हैं। स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट और है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, या फिर बोल सकते हैं कि जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब देखो इन सब के लिए, देखो यहाँ लिखा मैंने स्टॉक लेजर, जो मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया था। यहाँ पर लिखा मैंने स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट। स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट क्यों मेंटेन कर रहे हैं? जब लेजर मेंटेन कर लिया था तो अकाउंट ओपन करने की रिक्वायरमेंट क्यों है? ये क्या है, ये पूरी क्वांटिटी और अमाउंट के साथ में डिटेल में शो करता है कि कितना मटेरियल परचेज किया गया, कितना इशू किया गया और कितना बैलेंस में है। देखो डेट, इसमें क्या है, सीक्वेंस डेट वाइज शो करेंगे। मान लो 1 जैन को रॉ मटेरियल परचेज किया गया तो दिखाएंगे 1 जैन कितनी क्वांटिटी और कितनी अमाउंट का परचेज किया गया। सेकंड क्या है, इशू कर दिया गया, कितनी क्वांटिटी और कितनी अमाउंट का मटेरियल इशू कर दिया गया और कितना बैलेंस बाकी है। तो ये क्या है, ये अलग अलग दिखाता जाएगा। मान लो मटेरियल ए है तो सबसे पहले मटेरियल ए परचेज किया गया, ए टाइप का मटेरियल था उसको परचेज किया गया, उसकी पूरी डिटेल शो करेगा। फिर बी टाइप का मटेरियल है उसकी पूरी डिटेल शो करेगा। तो स्टॉक लेजर मटेरियल को डिटेल में शो करता है, बट स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट क्या करता है, इसको कंसाइज कर लेता है, यानी इन शॉर्ट में शो करता है। जैसे ओपनिंग मटेरियल, जितना भी ओपनिंग मटेरियल था उस सारे ओपनिंग मटेरियल की लमसम अमाउंट एक जगह शो करेगा। जितना भी मटेरियल परचेज किया गया है, परचेज मटेरियल में चाहे ए टाइप का मटेरियल हो, चाहे बी टाइप का मटेरियल हो, चाहे सी टाइप का मटेरियल हो, चाहे कितनी भी क्वांटिटी का हो, चाहे कितनी भी अमाउंट का हो, उसकी लमसम अमाउंट को कहाँ शो करेंगे? स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट के डेबिट साइड में। अगर परचेज किया हुआ मटेरियल रिटर्न कर दिया तो जितनी अमाउंट का रिटर्न किया है उस अमाउंट को शो करेंगे, क्वांटिटी शो नहीं करते इधर, ओनली और ओनली अमाउंट, वो भी लमसम। जितना मटेरियल इशू किया गया था, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट को मटेरियल इशू किया गया हो, लेकिन इशू जितना है उसकी लमसम अमाउंट शो करेंगे। ऐसे ही क्लोजिंग बैलेंस। तो फ़र्क समझ आ गया कि स्टॉक लेजर में और स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट में क्या फ़र्क है। स्टॉक लेजर में डिटेल में शो करेंगे मटेरियल की इन्फॉर्मेशन और यहाँ पर सिर्फ लमसम अमाउंट को शो करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट या फिर जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट, मैंने क्या बताया था, ये अकाउंट ओपन कब होता है? ये अकाउंट ओपन तब होगा जब पर्सनल नेचर की ट्रांजेक्शन हो या फिर रियल नेचर की ट्रांजेक्शन। तो कॉस्ट अकाउंटिंग ना तो पर्सनल अकाउंट को फॉलो करेगा, ना ही रियल अकाउंट को फॉलो करता है। तो इन दोनों की जगह हम क्या लिखेंगे? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। पर्सनल और रियल अकाउंट की जितने भी ट्रांजेक्शन हैं उन सभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट या फिर जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट, यानी CLC या फिर GLC अकाउंट को। तो ये ध्यान रहा है। अब देखो सेकंड हमारे पास है अदर कंट्रोल अकाउंट। देखो कॉस्ट कंट्रोल के हमने बता दिया, पहला क्या था? स्टॉक, दूसरा WIP। स्टॉक की जगह कई बार स्टोर भी आ जाता है। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट, फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट और लास्ट ये है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। जब इन सभी अकाउंट को मेंटेन कर लिया, इसके साथ में अदर अकाउंट भी तो हैं। वो कौन से हैं? अदर अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट आते हैं? वेजेस कंट्रोल अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, कॉस्टिंग P&L अकाउंट और लास्ट है हमारे पास ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट। अब पहला जो अकाउंट है वो है वेजेस कंट्रोल अकाउंट। वेजेस कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट किस नेचर का अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग, ये किस नेचर का अकाउंट है? ये कंट्रोल अकाउंट है।
कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट और कॉस्टिंग P&L अकाउंट, और लास्ट हमारे पास ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट। ये भी नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। ये भी किस में आते हैं? ये भी नॉमिनल नेचर में। तो कई बार इनका नेचर पूछ लिया जाएगा। वेजेस नॉमिनल अकाउंट, फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग तीनों हैं कंट्रोल नेचर के, और कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्टिंग ऑफ P&L और एडजस्टेड ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट, ये तीनों हैं नॉमिनल अकाउंट। अब ये एडजस्टेड ओवरहेड एडजस्टेड अकाउंट का मतलब क्या है? अंडर अब्जॉर्प्शन और ओवर अब्जॉर्प्शन, ओवरहेड का अंडर अब्जॉर्प्शन या फिर ओवर अब्जॉर्प्शन हो जाता है तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए इसका यूज करते हैं। अब ओवरहेड का अंडर अब्जॉर्प्शन या ओवर अब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब बार बार डिस्कस करने से वीडियो लेंथी हो जाएगी। इतना बताना है कि ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट ओवरहेड का अंडर अब्जॉर्प्शन या फिर ओवर अब्जॉर्प्शन हो जाए, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट का यूज करते हैं। तो ये सारा तामझाम हम किसका पढ़ रहे हैं? ये सारा तामझाम हम पढ़ रहे हैं नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग का। जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर अलग कर रहे हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग अलग कर रहे हैं। अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग। इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग में क्या आएगा? जहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों को एक ही जगह तैयार करेंगे तो प्रॉफिट भी एक ही आएगा, यानी प्रॉफिट भी क्या आएगा? एक ही निकलेगा। यहाँ पर क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग अलग कर रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग कर रहे हैं, तो दोनों के प्रॉफिट में भी तो डिफरेंस आएगा। और दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस किन कारणों की वजह से आ रहा है, इसके लिए भी तो इन कारणों को देख करके उनका समाधान भी तो करना पड़ेगा, उनको रिकंसाइल भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिकंसिलेशन अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। वो नेक्स्ट टॉपिक अपना। अब जो अपन टॉपिक करेंगे डिस्कस, वो क्या है? पहला था नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग, अब सेकंड क्या है? इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग के थ्रू कैसे अकाउंट तैयार करते हैं वो देखो। अब सेकंड है अपने पास मेथड इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग। इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग का मतलब है कि कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उन सभी ट्रांजैक्शन को एक जगह रिकॉर्ड करेंगे। देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों की ट्रांजैक्शन है, उनको क्या करेंगे? उनकी कॉमन अकाउंटिंग करेंगे। अब कॉमन अकाउंटिंग होगी कैसे? किस ट्रांजैक्शन को तो कॉस्ट अकाउंटिंग के नेचर से रिकॉर्ड करेंगे और किस ट्रांजैक्शन को फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नेचर से रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जितनी भी ट्रांजैक्शन हैं उनको तो हमने 3 पार्ट में 3 अकाउंट्स में कैटेगराइज कर दिया था, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। बट कॉस्ट अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शन को सिर्फ नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट में सिर्फ स्टॉक, सिर्फ 2 ही चीज़ के अंदर कैटेगराइज किया गया था। अब कैसे अकाउंटिंग करेंगे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग में ध्यान से सुनना, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग में जहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग को मर्ज करके प्रिपेयर कर रहे हैं, वहाँ पर बिजनेस की ट्रांजैक्शन का जो ट्रांजैक्शन नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड हैं और जो ट्रांजैक्शन स्टॉक की हैं, यानी स्टॉक से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है, रॉ मटेरियल है, WIP है, फिनिश गुड्स है, नॉमिनल अकाउंट लेबर की कॉस्ट है, अदर कोई एक्सपेंस है, वो सारे एक्सपेंस और सारी इनकम, इन दोनों को नॉमिनल अकाउंट की ट्रांजैक्शन को और स्टॉक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को कॉस्ट अकाउंटिंग के बेस से रिकॉर्ड करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉमिनल अकाउंट की नेचर की जितनी भी ट्रांजैक्शन है प्लस स्टॉक की जितनी भी ट्रांजैक्शन है उनको कॉस्ट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे। वो कैसे रिकॉर्ड करना है देखेंगे। बाकी जितनी भी ट्रांजैक्शन बच गई वो ट्रांजैक्शन या तो वो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है या फिर वो रियल अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, उनको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे। अब देखो कैसे। देखो, मटेरियल परचेज किया था, ये चीज़ इतनी समझ नहीं आई अभी, लेकिन आप एक एग्जांपल देखो उससे क्लियर हो जाएगा। मटेरियल परचेज किया राम से 60,000 का। मैंने स्टार्टिंग से एंडिंग तक सिर्फ एक एग्जांपल रखा है। क्यों? क्योंकि इससे क्लियरिटी ज़्यादा हो जाएगी। मटेरियल परचेज किया राम से, वो अमाउंट थी 60,000 की। अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करते तो एंट्री क्या करते? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, ठीक है। लेकिन अगर कॉस्ट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अकाउंटिंग करते तो क्या करते? मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट।
हमने ये एंट्री की है। आप पीछे नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग वाले पॉइंट में जाकर देखिए, इसी रॉ मटेरियल को परचेज करने की फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट या फिर परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, अगर नाम नहीं दिया। यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ एंट्री क्या की थी, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। अमाउंट कितनी थी, जो इतनी भी अमाउंट का मटेरियल परचेज किया गया। लेकिन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग में कैसे करेंगे, ये बोला गया था प्रेफरेंस कॉस्ट अकाउंटिंग को देंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी नॉमिनल अकाउंट की ट्रांजैक्शन प्लस स्टॉक, इन दोनों की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जो ट्रांजैक्शन बच गई, यानी पर्सनल और रियल नेचर की जो ट्रांजैक्शन है, उनको रिकॉर्ड करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो, मैंने यहाँ पर मटेरियल परचेज किया था 60,000 का राम से। राम क्या है, पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट को किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। मटेरियल कौन सा अकाउंट है, मटेरियल किसमें, स्टॉक है, स्टॉक कंट्रोल अकाउंट है, इसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग के। देखो कैसे करेंगे, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड है ये ट्रांजेक्शन, ये है कॉस्ट अकाउंटिंग के। नहीं, यहाँ पर मटेरियल कंट्रोल की जगह हम क्या करते, परचेज अकाउंट डेबिट करते, अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते तो। लेकिन रिकॉर्डिंग किसके बेस पर हुई है, कॉस्ट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्डिंग हुई है। सिर्फ इन दोनों की, नॉमिनल अकाउंट के जितने भी ट्रांजेक्शन हैं, जितने भी इनकम और एक्सपेंस हैं प्लस स्टॉक, इन दोनों के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन हैं उनको रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बात मटेरियल की चल रही है, कॉस्ट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड हो रही है, इसलिए मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, अब राम तो पर्सनल अकाउंट आ गया, और पर्सनल अकाउंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, क्या करेंगे, टू राम अकाउंट 60,000। अब देखो कुछ एक एग्जांपल, ये मैंने इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग का एग्जांपल बता दिया, इसी एग्जांपल को मैं नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग के तरीके से बताऊंगी, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा एक जगह पर। देखो, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग की जाएगी, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग की जाएगी। एग्जाम्पल सेम लिया हमने, मटेरियल परचेज था, मान लो राम से था, मटेरियल परचेज 60,000 राम से, एंट्री कैसे करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 60,000। कॉस्ट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, जिससे मटेरियल परचेज किया है उसको लिखो, नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग बोलती है मैं पर्सनल अकाउंट को फॉलो नहीं करती, ना ही मैं रियल अकाउंट को फॉलो करती, रियल अकाउंट में मैं सिर्फ स्टॉक को फॉलो करूंगी। तो जहां पर पर्सनल अकाउंट और जहां पर रियल अकाउंट आएंगे, उसकी जगह पर एक अलग अकाउंट ओपन किया जाएगा, उस अकाउंट को बोलते हैं कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, या फिर बताओ जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट को ओपन करेंगे। ये तो है जब नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग कर रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग। ये ट्रांजैक्शन तब है जब हम इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग में प्रेफरेंस कॉस्ट अकाउंटिंग को देंगे, जितनी भी ट्रांजैक्शन इससे रिलेटेड हैं उसको कॉस्ट अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग, बाकी जो बच गए यानी पर्सनल और रियल अकाउंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उनको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो एक पॉइंट और लिखा है, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग में रिकंसिलेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या, रिकंसिलेशन का मतलब है समाधान करना। अब किस चीज़ का समाधान करोगे, यहाँ तो समाधान करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब जहाँ पर समाधान करने की रिकंसिलेशन की रिक्वायरमेंट है, वहाँ देखो किस चीज़ का रिकंसिलेशन। इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग में क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग को एक जगह रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखो सिंगल एंट्री की, तो प्रॉफिट भी तो सिंगल ही निकलेगा, एक ही निकलेगा, तो रिकंसिलेशन की किसी तरीके की समाधान की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बात आती है नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग में। नॉन इंटीग्रेटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग करेंगे। तब क्या होगा, दोनों के फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट में डिफरेंस मिलेगा। इस प्रॉफिट के डिफरेंस का रीज़न पता करेंगे कि किन कारणों की वजह से, किन ट्रांजैक्शन की वजह से डिफरेंस आया दोनों के प्रॉफिट में। उन कारणों का पता लगाएंगे, यानी उन कारणों का क्या करना है, समाधान करना है कि इन कारणों की वजह से प्रॉफिट में फ़र्क हुआ है। उसके लिए रिकंसिलेशन की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हमें समाधान करना पड़ेगा। तो नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग में रिकंसिलेशन की रिक्वायरमेंट है और इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग में रिकंसिलेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
अब अपन कुछ ट्रांजेक्शन देखेंगे, जैसे मटेरियल को परचेज कर रहे हैं, मटेरियल को सेल कर रहे हैं, एक्सपेंस की पेमेंट कर रहे हैं। ये क्या है, उन ट्रांजेक्शन को हम इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे और नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं। ये एग्जाम्पल उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब 2 से 5 ट्रांजेक्शन हम और डिस्कस करेंगे, जिससे काफ़ी क्लियरिटी हो जाएगी आपको कि नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग कैसे प्रिपेयर करेंगे और इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग के थ्रू हम कैसे अकाउंटिंग करेंगे। अब हम कुछ ट्रांजेक्शन को डिस्कस करते हैं, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे रिकॉर्ड करेंगे और इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अगर नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग है, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग अलग और कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग अलग। लेकिन अगर इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग है तो चाहे फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन हो, चाहे कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो, दोनों की रिकॉर्डिंग एक जगह करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक ट्रांजेक्शन है, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। मटेरियल परचेज किया है कैश में। अगर कैश में मटेरियल परचेज करते हैं, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन अकाउंट तैयार कर रहे हैं, यानी इस सिस्टम में फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, जितनी भी अमाउंट का मटेरियल रॉ मटेरियल परचेज किया गया है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। कॉस्ट अकाउंटिंग में एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट की जगह वर्ड यूज करते हैं मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जिस पर्सन से मटेरियल परचेज किया गया है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग पर्सनल अकाउंट को कंसीडर नहीं करती, इसलिए पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट की जगह किस अकाउंट को यूज करती है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट या फिर जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट को यूज करेगी। यानी इस अकाउंट को क्या करेगी, क्रेडिट करेगी कॉस्ट अकाउंटिंग। आई इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आएगी, हम किसको प्रेफरेंस देंगे, प्रेफरेंस देंगे कॉस्ट अकाउंटिंग को। जितने भी नॉमिनल नेचर की ट्रांजेक्शन होंगी, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है प्लस स्टॉक से, उनकी अकाउंटिंग करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी बच गए पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट, उनकी अकाउंटिंग करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। मटेरियल कंट्रोल अकाउंट परचेज किया था, देखो एंट्री क्या होनी थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। परचेज कौन सा अकाउंट है, स्टॉक मटेरियल का अकाउंट है, तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू। अब देखो कैश तो पर्सनल अकाउंट है, तो यहाँ कैश तो नहीं लिखा जाएगा, या लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। क्यों लिखा, मैंने आपको पॉइंट बताया था कि स्टॉक को और नॉमिनल अकाउंट के नेचर से जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं उनको रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जितनी भी बाकी ट्रांजेक्शन बच गई पर्सनल और रियल अकाउंट की, उनको रिकॉर्ड करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में किसको क्रेडिट किया है, कैश और बैंक अकाउंट को। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया गया। अब कॉस्ट अकाउंटिंग को क्या लेना देना, क्रेडिटर्स को पेमेंट करो, डेटर से अमाउंट लो, कॉस्ट अकाउंटिंग कोई लेना देना नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग का फोकस है इस प्रोडक्ट को बनाने पर जितना खर्चा लगा है उसके ऊपर फोकस है बस। तो क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, इसके ऊपर कॉस्ट अकाउंटिंग का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग जब क्या कर रहे हैं, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग है, यानी अलग अलग तैयार कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड नहीं है दोनों। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स को पेमेंट की गई, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, जैसे भी पे किया गया है, एंट्री क्या करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। यहाँ पर मैंने ब्लैंक ओपन ये क्या कर दिया, मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है बॉक्स, क्यों, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या था, सिर्फ मटेरियल और नॉमिनल नेचर को, ये कौन सा अकाउंट है, क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट है, क्या कॉस्ट अकाउंटिंग पर्सनल अकाउंट को कंसीडर करती है, नहीं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अगर मान लो कॉस्ट अकाउंटिंग पर्सनल अकाउंट को कंसीडर नहीं करती, वो उसकी जगह किस अकाउंट को यूज करती है, जल्दी बताओ। कॉस्ट अकाउंटिंग पर्सनल अकाउंट को कंसीडर नहीं करती, वो उस जगह कौन से अकाउंट को यूज करती है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। मैंने पर्सनल अकाउंट की जगह लिखा कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट।
नीचे कौन सा अकाउंट है? कैश अकाउंट। कैश कौन सा अकाउंट है? कैश रियल अकाउंट है। कैश क्या है? रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट की जगह भी किस वर्ड को यूज करना पड़ेगा? किस वर्ड को यूज करना पड़ेगा? यही कॉस्ट लेजर कंट्रोल। अब यहाँ पर भी कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट लिखूंगी तो दोनों तो ट्रांजेक्शन, सेम अकाउंट ऊपर सेम अकाउंट नीचे, दोनों कट। यहाँ पर क्या होगी? कोई एंट्री नहीं होगी, सिर्फ एक एंट्री होगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्रेडिटर्स को पेमेंट करने की। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। बात आती है इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग की। अब इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग में क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी थी। यहां पर क्या था? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। दोनों ही, ये तो पर्सनल नेचर का अकाउंट है और ये क्या है? रियल नेचर का अकाउंट है। तो एंट्री किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे? ना तो यहां पर नॉमिनल नेचर के और ना ही स्टॉक का कोई लेना देना नहीं है। अगर नॉमिनल नेचर और स्टॉक का कोई लेना देना नहीं है तो ट्रांजेक्शन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होगी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे। मटेरियल इशू किया गया स्टोर डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। एक कंपनी के अंदर स्टोर डिपार्टमेंट से मटेरियल को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेजा। क्या कुछ फाइनेंस का यानी पैसे का आना जाना हुआ? ना तो पैसा बिजनेस में आया ना ही पैसा बिजनेस से गया, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कोई ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग, मटेरियल की बात चल रही है, मटेरियल एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के पास भेजा गया, कॉस्ट अकाउंटिंग में तो ट्रांजेक्शन करेंगे। एंट्री क्या करेंगे? WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। और यहाँ पर एंट्री क्या होगी? इंटीग्रेटेड। फाइनेंशियल नेचर की तो कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है, रिकॉर्ड कहाँ से करेंगे? तो एंट्री क्या बनेगी? सेम, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। तो मैंने आपको 2 से 3 एग्जाम्पल दिए हैं। एक हमने पहले डिस्कस किया था कि जब मटेरियल को परचेज कर रहे हैं क्रेडिट में, एक मैंने बता दिया मटेरियल को परचेज किया कैश में, क्रेडिटर्स की पेमेंट की, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में मटेरियल ट्रांसफ़र किया। तो किस तरीके से अकाउंटिंग कर रहे हैं? देखो, अगर फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन नहीं है तो वहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जैसे यहाँ थी। ये ट्रांजेक्शन सिर्फ किससे रिलेटेड थी? ये ट्रांजेक्शन क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे थे, तो यहाँ पर कॉस्ट का कोई लेना देना नहीं था, तो यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इस तरीके से इन ट्रांजेक्शन में ध्यान रखना है। अगर स्टॉक से और नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है तो ही कॉस्ट अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शन होगी। देखो, स्टॉक से रिलेटेड थी, मटेरियल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हुई, एक जगह क्रेडिटर्स दूसरी जगह कैश, कोई लेना देना नहीं है कॉस्ट को। कॉस्ट अकाउंटिंग को क्रेडिटर्स को कितनी पेमेंट कर रहे हो, कितना अमाउंट रिसीव कर रहे हो, कोई लेना देना नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी। मटेरियल परचेज किया गया, इसको कैश से लेना देना नहीं है कि कैश में या क्रेडिट में है, इसको मटेरियल से लेना देना है, मटेरियल कर दिया। अब कैश से इसको कोई लेना देना नहीं था कि हम कैश में मटेरियल परचेज कर रहे हैं क्रेडिट में, इसलिए उसकी जगह एक अकाउंट यूज करेंगे, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो अब हमने डिस्कस किया है टॉपिक कौन सा? कॉस्ट बुक कीपिंग का, यानी बिजनेस के अंदर कॉस्ट से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है उन ट्रांजेक्शन को हम कैसे और कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। उसके 2 सिस्टम हैं, एक है नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग और एक है इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग। थैंक यू।